चलिए आप हमें बताएं कि कॉमर्स की ज़रूरत क्यों है देश में? कॉमर्स हमें बेसिकली इनबिल्ड करता है बिजनेस को बेहतर तरीके से रन करने में। अगर हमारे पास प्रायर नॉलेज नहीं होगा कि बिजनेस को हमको रन कैसे करना है, तो हम इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा ठीक है। जैसे कॉमर्स दो वर्ड से मिलता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। Yes. ऑक्सिलरीज में इंश्योरेंस भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। तो इंश्योरेंस की क्यों क्या ज़रूरत है हमें जो है? जैसे बिजनेस बहुत ही अनसर्टेन चीज़ होती है। जैसे हम कोई बिजनेस अभी कमिट कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या बिजनेस में बहुत सारे फंड स्टॉक्स में, इन्वेंट्रीज में इन्वॉल्व होती हैं। तो इन फ्यूचर इन अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि कुछ अनसर्टेन इवेंट्स अकर हो जाए जिससे बिजनेस को ह्यूज लॉस हो, तो बिजनेस यहाँ से कंपनसेट कर सकती है थ्रू इंश्योरेंस। चलिए आप ये बताइए, जैसे कॉमर्स में क्या होता है कि चीज़ों की सप्लाई चेन पे बहुत फोकस किया जाता है कि चीज़ें जहाँ से बन रही हैं और कंज्यूमर तक पहुँचे। तो आप हमें इंटरनेशनल सप्लाई चेन के दो एग्जाम्पल दें। इंटरनेशनल सप्लाई चेन में प्राइमरली सॉरी सर, आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ। जैसे एप्पल का फ़ोन है, वो चाइना में बनता है, उसके कुछ पार्ट्स कहीं और है, फिर इंडिया में सप्लाई होता है, कुछ यूएस का है ना। आजकल इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह देख रहे हैं सब तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है। ग्लोबल वैल्यू चेन का नाम सुना है आपने? ये सर सुना हुआ है। सुना हुआ है, ठीक है। तो जैसे भारत जो है वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है? हम ग्लोबल वैल्यू चेन में कहाँ पिछड़ रहे हैं, उसमें एडिशन नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली सर, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज जो बहुत अच्छा कर रही है जैसे चाइना या यूएसए, तो इनके कंपैरिजन में एक तो बहुत कम है, और दूसरा ये है कि चाइना और यूएसए ने जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर है या जो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर है इस फील्ड में, इन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाइना और यूएसए को अर्ली एडवांटेज है इस चीज़ में। और साथ में, क्योंकि उनका जीडीपी बहुत बड़ा है, तो जीडीपी का एक बड़ा मार्जिन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने पे खर्च करते हैं, जो भारत नहीं कर पाता है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं और फ्यूचर में और उसके बेटरमेंट के लिए क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं? सर, एक तो जो इंडिया के अंदर हमारा जो प्राइमरी देखा जाता है वो 1991 का रिफॉर्म देखा जाता है, जिसमें इंडिया ने कई सारे रिफॉर्म किए थे, जिसमें एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी इंक्लूड था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हम देखते हैं कि एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म होता है, और दूसरा हम ये स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म हम इसको कह सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नरसिम्हन थे। हाँ, नरसिम्हन ने किया था। नरसिम्हन। तो इसमें हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बैंकिंग या डीरेगुलेशन किया गया था, जिसमें एक आरबीआई का प्राइमरी रोल पहले 1991 से पहले हम ये देखते हैं कि रेगुलेटर का हुआ करता था, जिसको कन्वर्ट करके फैसिलिटेटर का रोल उनको दिया गया, ताकि आप बैंकों को बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, सो दैट कि वो काफ़ी बेहतर तरीके से रन कर सके। ठीक है। अच्छा, ये जो बैंक का मर्जर होता है, इससे क्या बेनिफिट है? इससे कुछ बेनिफिट है या नहीं है, या कोई लॉस है, क्या नुकसान है, फायदे हैं, क्या है इसके? देखिए, एक बैंक का जैसे न पहले 27 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, अब उसको कम करके 11 से 12 रह गए हैं, तो मतलब क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? सर, एक तो जो गवर्नमेंट का मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है बैंक या जो पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर में, वो होता है कॉस्ट कटिंग का। जैसे दो अलग अलग बैंक के बीच में अगर ट्रांजैक्शन देखा जाए तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो मर्जर के थ्रू एक तो हम ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं,
और दूसरा ये होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं तो हमें नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, तो हम उस चीज़ को भी रिड्यूस कर सकते हैं। आजकल वैसे भी यूपीआई वगैरह के बाद बहुत सारी चीज़ें। ठीक है सर। एनपीए क्या होता है? एनपीए बेसिकली ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। जैसे अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया, उस बैंक पे अगर मिनिमम 90 डेज तक कोई ईएमआई नहीं पे किया जाता, तो जो बैंक है उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल देती है। इसका मतलब ये होता है कि ये वो एसेट हैं जो कभी रिकवर नहीं होंगे। हाँ, जो परफॉर्म नहीं। ठीक, ओके। आपने अभी जो प्रश्न पूछे सर लोगों ने, तो मैं उसी में से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की बातचीत की। ये बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, और सरकार इसको बेटर करने के लिए क्या क्या उपाय अपना रही है? बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें बिजनेस को फेवरेबल और अनफेवरेबल तरीके से इफेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फॉर नेशन ग्रोथ, फॉर नेशंस इंटरेस्ट, कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट को काफ़ी पॉजिटिव वे में इम्प्रूव करे, सो दैट कि काफ़ी जो छोटे या बड़े बिजनेस है या जो फॉरेन बिजनेस हाउसेस हैं वो आपके देश में अपना बिजनेस सेटअप करे और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रो हो और इकोनॉमी भी ग्रो हो। आपने अभी बात की कॉस्ट की। ये कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट बेसिकली जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, उन फैक्टर्स पे किए जाने वाले खर्चों को हम कहते हैं कॉस्ट। अब इसको अगर देखा जाए तो 2 कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये कंज्यूमर बिहेवियर जो है आपका क्या होता है, और इसमें अभी हाल के समय में आप कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है आपको इसमें? कंज्यूमर बिहेवियर पर्टिकुलरली एक ऐसे कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, हम इसे कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए ये बताइए कि नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है? नेशनल इनकम, एक तो हम इसको कई मतलब 3 डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, हम उस पर इवेलुएट करते हैं। नेशनल इनकम को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान जो बनाई जाती है, जो नॉर्मल रेसिडेंस यानी कि जो रेसिडेंस द्वारा बनाई जाती है, उनकी वैल्यू, हम इसको नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है। और जीडीपी क्या चीज़ होती है? जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनाई जाती है। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस होता है नेशनल इनकम और जीडीपी के अंदर। जीडीपी टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करता है, वेयरएज नेशनल इनकम आपका टेरिटरी और नॉन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है। टेरिटरी, नॉन टेरिटरी, आप इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं? यस सर। आर यू श्योर? जीडीपी में हम दोनों देखते हैं। नहीं सर, जीडीपी के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है उसको इंक्लूड करता है। जैसे हम कॉमर्स में एक टर्म बहुत अप्यूज होता है एडवर्टाइजिंग का। यस। तो एडवर्टाइजिंग किस हद तक आपको लगता है कि डिसाइडिंग है? अगर हम अपने बहुत सारे बिजनेस के सक्सेस को देखें, वैसे तो हम हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट उसी का रोल होता है, बट एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसके जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं, उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट एक मेजर रोल होता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वो एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है सर। नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।